नमस्ते मनीष जी, कैसे हैं आप? नमस्कार अभिषेक जी, मैं बहुत बेहतर। आप कैसे हैं बताइए। मैं अच्छा हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। बहुत बेहतर, बहुत सर बेहतर। जी, पिछले सेशन आपका बहुत बढ़िया था। जी। और उसमें मेरे एक दो क्वेश्चंस थे। तो ओके। पहला क्वेश्चन उस पे ये था कि मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था इंटरनेट जी। पे। जी। आपके वीडियो के बाद मैं भी थोड़ा सा डेफिनेशंस पढ़ा था, थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, और मैं देखा कि पराशरा होरा शास्त्र और एक जैमिनी एस्ट्रोलॉजी और एक केपी एस्ट्रोलॉजी, ऐसे ऐसे काफी सिस्टम्स भी थे एस्ट्रोलॉजी में। तो जी। जी। इस इसमें आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकते हैं, थोड़ा क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि एक्चुअली कौन सा सिस्टम देखना चाहिए। तो इसमें आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जरूर जरूर जरूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल जानना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है, जब भी मैं बात कहता हूँ तो शुरुआत कहाँ से हुई, इनिशिएट कहाँ से हुआ, वहां से शुरू करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो जब ये ज्योतिष शास्त्र पराशर ऋषि से शुरू हुआ तो उस समय इसके तीन स्कंद थे, तीन शाखाएं जिसको आप बोलें ब्रांचेस, ठीक है। गणित स्कंद, जिसमें ग्रहों की, आकाश में जो ग्रह हैं उनके चाल, उनकी गणना की जाती थी। वो सिद्धांत दिए हुए हैं जिससे पता चलता है कि ग्रहों की चाल के, उनके आपस में युति कंजंक्शन के आधार पे क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, कि ग्रहण कब लगेंगे, इन जनरल मास के लिए ग्रहण कब लगेंगे, नया ऋतु का परिवर्तन कब होगा, ज्वार भाटा कब आएगा, विश्व के किस हिस्से में क्या घटना घट सकती है, अच्छी या बुरी, ठीक है ना। मुहूर्त का ज्ञान, कि शुभ कार्य करना है तो उसके लिए मुहूर्त कब देखा जाए, किस तरीके से हो जाए, इन सब का कैलकुलेशन गणित स्कंद में, गणित के ब्रांच में। दूसरा हो जाता है संगीता स्कंद, जो कमुलेटिव, सामूहिक अध्ययन किया जाता है किसी चीज का, किसी एक राष्ट्र का, जैसे भारत के बारे में या किसी अन्य राष्ट्र के बारे में भविष्यवाणी करनी हो तो उस पर्टिकुलर देश में इस समय क्या होगा, क्या संभावनाएं बनती है इस साल। जैसे रशिया यूक्रेन में लड़ाई हो रही है तो उनके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, ठीक है ना। फिलिस्तीन इजराइल विवाद चल रहा है, अमेरिका में किस कोई इलेक्शन हो रहा है, इंडिया में इलेक्शन हुए हमारे। तो इन सब का कैलकुलेटिव सामूहिक अध्ययन किया जाता है संगीता शास्त्र में, संगीता स्कंद। इसको मेदिनी ज्योतिष भी बोला जाता है, आपने नाम कभी सुना हो। देश पे प्राकृतिक आपदा अगर कोई आ रही है, किस हिस्से में भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, कहाँ बारिश बहुत ज्यादा होगी, कहाँ सूखा पड़ जाएगा, ये मेदिनी में और संगीता स्कंद में इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है और बहुत सटीक होता है। हमारे गुरुदेव श्री केन राव साहब इसके विशेषज्ञ हैं। हमने भी सीखा है, सबको सिखाते हैं, क्योंकि भारतीय विद्यालय में जब हम जाते हैं तो पढ़ाने का तरीका पूर्णतः वैज्ञानिक होता है और शास्त्र सम्मत होता है। तो जितनी भी विधाएं हैं सारी वहाँ सिखाई जाती है, डिपेंड करता है कि हम प्रैक्टिस किस चीज का करते हैं। तो संगीता शास्त्र की प्रैक्टिस मैं नहीं करता और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर नहीं करते हैं। उसकी वजह है, अब मान लो कि आप अगर पूछने आओ मेरे पास, अपने बारे में पूछने आओगे, नौकरी कब लगेगी, घर कब बनेगा, विदेश कब जाएंगे, संपत्ति कब आएगी, ये क्वेश्चन होता है। कोई ये नहीं पूछता है कि बारिश कब होगी तो भूकंप कब आएगा, किसी का क्वेश्चन नहीं होता है। तो वो जो भी हमने पढ़ा है उस विद्या को धीरे 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 करके उसके ऊपर धूल जम गई है, लेकिन जो कर रहे हैं वो इस पे बहुत बेहतर कर रहे हैं। क्योंकि हमारे अब काम की नहीं है, क्योंकि अगर कोई पूछने आया, 10 साल में कोई एक पूछने आया तो उसको मैं क्या ही बताऊंगा कि 10 साल तक मैंने उसको पढ़ा नहीं, इसको ऐसे समझें। लेकिन संगीता स्कंद से बहुत बेहतर जानकारी निकलती है। राव साहब ने इसके ऊपर बहुत सटीक भविष्यवाणियां की हुई हैं, उनकी पुस्तकों में उसका वर्णन है, हमें पढ़ाते थे तो वो बताते थे। तो राव साहब की तो बात ही अलग है, उनकी क्या ही बराबरी करना। तीसरा है होरा स्कंद। ये आज के डेट में यही प्रचलित है, होरा स्कंद, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष, पर्सन का, उसके बारे में अगर वो कोई जानकारी लेने आता है, इसको होरा शास्त्र अथवा जातक शास्त्र भी बोलते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में ग्रहों का, नक्षत्रों का, उनके गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका अध्ययन किया जाता है। और आगे आने वाले जीवन में उसके लिए क्या अवसर या आपदा आने वाले हैं, इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है। और ये टोटली उस उसके पूर्व जन्मों के कर्मों पे आधारित होता है। क्योंकि ज्योतिष, जो भी हम जन्म लेते हैं, ज्योतिष शास्त्र तो कर्मा थ्योरी पे ही बेस्ड है। और जो ग्रह नक्षत्र हैं वो
पर्टिकुलरली जब उनकी दशा अंतर्दशा आती है तो आपके जो भी संचित कर्म में से जो आपको प्रारब्ध मिला है इस बार भोगने के लिए, उसका फलित दिखना शुरू हो जाता है। अब ये शुरू में त्रिस्कंद बोला गया, गणित, संगीता, होरा। जैसे जैसे ज्योतिष शास्त्र में अनुसंधान होता गया, समय आगे बढ़ता गया, लोगों की जागरूकता बढ़ी, जिज्ञासा बढ़ी, ज्ञान की खोज में लोग अंदर की ओर डूबने से लगे गए, पूछते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, तो इसमें और जुड़ता चला गया। तो कालांतर में इसमें शकुन शास्त्र जुड़ा, ठीक है ना। शकुन शास्त्र मतलब जब गांव में रहते थे, कौवा आके छत पे ऊपर बैठ के बोलना शुरू कर दिया तो तब बोलते थे अरे कोई मेहमान आने वाला है। बहुत पुराने आप लोगों ने सुना होगा, इस तरीके की कहावत थी, कौवा छत पे बोल रहा है मेहमान आने वाला है। या शाम के समय में घर में जब लाइटें नहीं होती थी, अभी तो हम लोग ट्यूब लाइट लगाते हैं, उस समय दिया बाती का प्रावधान था। तो शाम में दिया जला रहे हैं, वो अचानक से बुझ गया, तो आशंकित हो जाते थे कि अरे ये किसी अनिष्ट की आशंका है, कोई अशुभ होने वाला है, इसके कारण है। या रास्ते में जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अरे ये अशुभता की निशानी है, थोड़ा ठहर जाओ। उसमें ये होता था कि भाई गांव देहात के कच्ची पगडंडियां होती थी, दोनों तरफ जंगल झाड़ियां होती थी, और अगर बिल्ली सामने से कूद के चली गई तो हो सकता है कि सांप हो, कोई जंगली जानवर हो, तो थोड़ा सा आप रुक जाओ ताकि पता चल जाए अगर कोई मूवमेंट हो तो, इस तरीके का। तो ये शकुन शास्त्र काफी चला। बाद में इसमें एक और जुड़ा, प्रश्न शास्त्र। बड़ा चमत्कारी काम करता है प्रश्न शास्त्र। अगर किसी की कुंडली नहीं, या कोई छोटी अवधि का आप काम करना चाह रहे हो, उसके बारे में संशय है, करें नहीं करें, सफल होंगे नहीं होंगे, तो उस समय आप जाते हो ज्योतिष के पास, उससे पूछते हो। तो पर्टिकुलर जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो, उसी प्रश्न का कुंडली बनाया जाता है उसी समय का, कि इस प्रश्न का उदय यहीं पे हुआ, बच्चा यहीं पे जन्म लिया, ठीक है ना। तो उस दिन का, उस समय का, उस जगह का वो कुंडली बनती है। उसके आधार पे फिर अध्ययन किया जाता है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि मैं ये काम करूं, सफल होगा कि नहीं होगा, उसका आंसर दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि बड़े चमत्कारिक इसके परिणाम पाए जाते हैं। काफी हद तक सही होता है जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर यस या नो जो भी, अगर सही सटीक आंसर है वही आता है। लेकिन हमारे गुरुदेव राव साहब ने कहा कि आप प्रश्न, अगर किसी की जन्म कुंडली हो तो प्रश्न कुंडली आप ना बनाएं, क्योंकि अगर प्रश्न कुंडली में पारंगत हो जाओगे तो जन्म कुंडली में थोड़ी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो उनका जो आदेश है, सुझाव तो क्या ही बोले, गुरु का सुझाव भी आदेश है, उस पर अमल करते हैं। तो जैसा उन्होंने बोला कि प्रश्न कुंडली रेयर, जब सामने वाले के पास कुंडली नहीं हो तभी आप देखें, तो तभी देखते हैं और वाकई उसका काफी सही और सटीक आंसर आता है। तो ये स्कंद त्रय से स्कंद पंच हो गए। काफी बाद में इसमें तार्किक शास्त्र, जिसको वर्ष फल भी बोला जाता है, वो ऐड ऑन कर लिया गया, ढूंढते ढूंढते, अनुसंधान करते करते, रिसर्च करते करते लोगों ने। और जैसे जब हम जन्म कुंडली बनाते हैं तो वो चंद्रमा की गति पे आधारित होता है, उसके आधार पे दशा अंतरदशा सेट होती है। जबकि वर्ष फल में सूर्य बेस्ड होता है, वो सूर्य की गति के आधार पे वर्ष फल बनती है, वर्ष कुंडली बनती है, और पर्टिकुलर वर्ष विशेष के बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि इस वर्ष में किसी व्यक्ति के जीवन में क्या क्या संभावनाएं हैं, अच्छी या बुरी। इसमें और रिसर्च होते चले गए। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना अभिषेक जी। जी, जी, जैसे शुरुआती दौर में सिर्फ 3 थे, बाद में आपके जैसे, हमारे जैसे और जो लोग योग्य, जो इसकी क्षमता थी, जिसकी जिज्ञासा थी, उन लोगों ने इसके ऊपर काम किया, शोध किया। कई, ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी ढूंढ पाए, सदियों तक चला और फिर उसके बाद ये एस्टेब्लिश हुआ। तो इस तरीके से ये बढ़ता चला गया। अब इस ज्योतिषीय संपदा में और विस्तार हो रहा है आज के डेट में। जैसे आपने बोला जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, पराशरी और जेमिनी समकालीन ही थे। पराशर ऋषि ने जो सिद्धांत दिए हैं वो ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलती है। जेमिनी ऋषि ने जो सिद्धांत दिए हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, उसके बारे में भी हमारे गुरुदेव ने रिसर्च किया है, उन्होंने बुक पब्लिश की है। जेमिनी की 3 दशाएं हैं, चर दशा, स्थिर दशा और मंडूक दशा। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में ये 3 है। राव साहब की बुक है, बहुत बेहतरीन है। जो जेमिनी सीखना चाहते हैं, जेमिनी पे काम करना चाहते हैं, उनको उनकी बुक जरूर पढ़नी चाहिए। तो उसमें जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में क्या है, अब यहाँ पे हम ग्रहों का विश्लेषण करते हैं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में राशियों की दशा चलती है। जैसे हम बोलते हैं सूर्य में
मंगल की दशा चल रही है, सूर्य की महादशा मंगल की अंतर्दशा, वहां बोलेंगे मेष राशि की महादशा चल रही है, तुला राशि की अंतर्दशा चल रही है, मतलब और कनेक्टेड होते हैं उसके अंदर जो ग्रह बैठे होते हैं। जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं ग्रह एक दूसरे को देखते हैं तो विभिन्न तरीके का योग बनता है, चाहे वो राजयोग हो, धन योग हो, दैन्य योग हो। वैसे ही राशियों के परस्पर एक दूसरे को देखने से एक राशि दूसरे राशि को देखती है। हम कभी जब आगे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर में वीडियो बनाएंगे तो मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। चूंकि यहाँ पे सिर्फ बताने का है कि अलग अलग विधाएं हैं, इसलिए उसका उल्लेख कर रहा हूँ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का। तो इस तरीके से देखते हैं और उसका भी काफी सटीक होता है। कायदा तो ये है कि पराशर एस्ट्रोलॉजी से आप पहले देखें, उसको जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से कंफर्म करें, और अगर दोनों में एक ही रिजल्ट आ रहा है तो उसको पक्का समझें कि हाँ ऐसा ही होगा। ठीक है ना। गॉट इट। और उसके बाद और कृष्ण मूर्ति पद्धति वो जुड़ गया। दक्षिण भारत में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बहुत फेमस है, उधर करते हैं, है ना। बहुत सारी पद्धतियां हैं जो कालांतर में विकसित होती चली गई, और आज के डेट में बहुत और नए ऐड हो गए हैं। न्यूमरोलॉजी आ गया है, आपका टैरोट कार्ड रीडिंग आ गया है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और पता नहीं क्या क्या जुड़ते चले जा रहे हैं, रिसर्च होते चले जा रहा है, लोग ढूंढते चले जा रहे हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, ओल्ड इज गोल्ड, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। जो प्राचीन ज्योतिष है, जो वैदिक ज्योतिष है, वही असली है। ये सब उसके ब्रांचेज हैं, सपोर्टर्स हैं। ऐसा समझे कि फैमिली का एक जो लीडर होता है, फादर होता है, बाकी उसके बच्चे होते हैं, वो भी युग होते हैं, लेकिन अंततः वो भी सलाह करने के लिए अपने पिता के पास ही जाते हैं। तो सारे शास्त्र हैं, कहीं ना कहीं उन सब की अपनी अपनी वैल्यू जरूर है। लेकिन जैसे सारी नदियां समाहित होकर सागर में ही जाके मिलती हैं, वैसे ही जितने भी शास्त्र हैं फाइनली वो ज्योतिष शास्त्र, वैदिक शास्त्र में ही जाके मिलते हैं। उद्गम स्थल वही है। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही मिलेगा। एक सिंपल छोटा एग्जांपल देता हूँ। न्यूमरोलॉजी आजकल बहुत चला हुआ है, सबको लगभग मालूम है कि अगर आपका जो है एक नंबर आ जाता है ना, डेस्टिनी नंबर या कुछ भी हुआ नंबर जो भी बताया जाता है, तो वो सूर्य का होता है। तब उसमें बोलते हैं आपके अंदर सूर्य जैसी क्वालिटी होगी। मतलब सूर्य क्या है? राजा है, प्रशासक है, डोमिनेट करता है, न्याय करता है, ये बताया जाता है। ठीक है। लेकिन अगर वो कुंडली में सूर्य की स्थिति दयनीय है, वो पीड़ित है, वो अंशों में बिल्कुल 0 डिग्री का है या 29 डिग्री का है, दुश्मन के साथ बैठा हुआ है, दुश्मन ग्रहों में है, बलहीन है, तो इसका मतलब है कि सूर्य जो है आपकी कुंडली में उसकी स्थिति बहुत खराब है, और सूर्य से संबंधित कोई शुभ फल आपको प्राप्त होने वाले नहीं है। न्यूमरोलॉजी से तो आप एक कह के सब कुछ बता रहे हो, सामने वाला बोल रहा है कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आप कह रहे हो कि आपका बड़ा नाम सम्मान होगा, सब लोग जय जयकार करेंगे, मेरी तो सब लालच मनालत कर देते हैं, है ना। तो फाइनली कहने का मतलब है कि आपको आना पड़ेगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जितने भी कुछ जो भी फ्लोरिश हो रहे हैं, बहुत बेहतर बात है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा अभिषेक जी। इससे जी, रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल पूछें। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने समझाया है कि डिफरेंट डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम्स क्या हैं, कि डिफरेंट ब्रांचेस क्या हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो नए-नए जो ब्रांचेस अभी हैं, जो पिछले 50 साल में या पिछले 25 साल में, पिछले 100 साल में जो आए हैं, जी साथ 3000 5000 साल का जो नॉलेज है, उसके जी साथ मेन डिफरेंस क्या है? अ, आपने एक वर्ड यूज़ किया था, कर्मा थ्योरी। जी जी जी। और और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को भी लगता है, और मैं आशा भी करता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। उनको भी ये क्वेश्चन रहेगा कि ये कर्मा कितना हद तक इन्फ्लुएंस करता है हमारे इस जन्म को और आने वाले जन्म को, क्योंकि हम सनातनी हैं, और हम विश्वास करते हैं रीइंकार्नेशन और रीबर्थ में, पास्ट लाइफ यस। और रीबर्थ में। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन, एक क्वेश्चन रहना चाहिए कि कर्मा का कितना इन्फ्लुएंस है। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि
हमारे दर्शकों के लिए और प्लस हमारे लिए भी कि हम ये आपने जो डिफरेंस अभी समझाया है इन डिफरेंट जी, ब्रांचेस जी। ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इसको हम थोड़ा समझें, इसको हम इस पे थोड़ा-सा हम इसको थोड़ा एब्ज़ॉर्ब करें, इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें और अगले अगले सेशन में अगर हो सकता है, तो आप प्लीज़ थोड़ा-सा कर्मा थ्योरी पे डिस्कस करिए। ज़रूर, ज़रूर अभिषेक जी। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, किस तरीके से काम करती है। और उद्गम स्थल जो है हमेशा वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है, ब्रांचेज़ का। फाइनली अगर ब्रांचेज़ को पकड़ के आप आएँगे तो पेड़ के पास ही आना पड़ेगा। फादर फिगर जो भी है वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। सेशन काफ़ी अच्छा रहा आपके साथ, और जितने भी साथी देख रहे हैं इस समय, उम्मीद करता हूँ कि अभिषेक जी ने आप लोगों का सारा जो भी प्रश्न है पूछ लिया होगा। अगर कुछ छूट गया, इसके अलावा आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो उसका मैं आपको ज़रूर उत्तर दूँगा। धन्यवाद। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या फीडबैक हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिए और हम आपको आंसर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने का ये सबसे शुभ मुहूर्त है और आप नोटिफिकेशन बटन को क्लिक ज़रूर करें। अगर आपको ज्योतिष सीखने का अगर इंटरेस्ट है या अपने कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट ज्योतिषा.com या व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। डिटेल आपको चैनल के अबाउट अस सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय द वे, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी कुंडली का फ्री एनालिसिस आचार्य मनीष जी से के साथ जीतना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म लिंक को कंप्लीट करके हमें भेजें और आप 100% फ्री कंसल्टेशन जीत सकते हैं। इस बात पे मैं आपको और आपके परिवार को प्रणाम करता हूँ। मिलेंगे फिर अगले सेशन में, तब तक जय माँ काली, जय महाकाल।